बर्थडे भी मनाते थे सर कॉलेज में। अरे तो कॉलेज में भी खुलने में टाइम है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। सर सर कल वाला स्लाइड सेंड कर दीजिएगा ना। आज का पढ़ाकर दोनों हम सेंड कर देते हैं, डोंट वरी। क्लासरूम का कोड नहीं दिए सर आप? सर आप क्लासरूम का का बता दिए, कोड नहीं बना है। कोड नहीं मिला है सर। व्हाट्सएप पे आप देखिए, व्हाट्सएप में हमने कोड भेजा है, व्हाट्सएप पे भेज चुके हैं। हाँ तो नहीं आया है सर। मनीष सेक्शन बी वाले में नहीं भेजे हैं, सेक्शन ए में खाली भेजे हैं। मनीष है। अच्छा ठीक है, वो भी भेज देते, वो भेज। चलिए मनीष पढ़ाई करते हैं। हेलो और प्लीज बी साहब क्वाइट, प्लीज बहुत बी बढ़िया। क्वाइट। म्यूट कर देना सर। लास्ट डे लेक्चर्स में हमने क्या बताया था, कुछ याद है आप लोग को? कंज्यूमर बिहेवियर सर। हाँ, कंज्यूमर बिहेवियर में हमने उसका मीनिंग आपको बता दिया था। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। देखो यस सर। कंज्यूमर बिहेवियर में लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर जानना बहुत ही जरूरी रहता है किसी भी मार्केटर के लिए। अगर हम कंपनी में कोई काम करते हैं और तो कंपनी में काम करने वाला जो अगर मैनेजर है और वो कंपनी जब किसी प्रोडक्ट को बनाती है विद द हेल्प ऑफ जो भी वहाँ पे रिसोर्सेज है, जब वो प्रोडक्ट मार्केट में जाता है तो प्रोडक्ट किसके लिए बना रहा है? कंज्यूमर के लिए बना रहा है। तो कंज्यूमर किस तरह का प्रोडक्ट चाह रहा है, उसमें प्रोडक्ट में किस तरह का डिजाइन होना चाहिए, कैसा क्वालिटी है, किस तरह का प्राइस है, तो ये मतलब एक तरह से हम अगर खुद का एजम्पशंस करें तो दैट इज नॉट राइट। देयर इज ए नीड टू नो द व्यूज एंड ओपिनियन ऑफ द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर्स का नीड क्या है, कंज्यूमर्स का नीड कैसा है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट कैसा है, किस तरह से वो प्रोडक्ट को चाह रहे हैं, उनका एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो वो सब चीज हमारे लिए जानना जरूरी होता है। और उसके लिए कंज्यूमर का बिहेवियर हम स्टडी करते हैं। अब बिहेवियर भी जो है, लास्ट जो हम लेक्चर में बताए थे, ये छोटा सा मैं 5 मिनट बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। बिहेवियर में क्या होता है कि दैट टाइप ऑफ बिहेवियर विल नॉट कंसिस्ट इन अ लॉन्ग टाइम। यानी बिहेवियर, कोई भी बिहेवियर कंज्यूमर का लंबे समय तक एक जैसा नहीं रहता है, वो चेंज करता रहता है। और उस बिहेवियर में हमने जो आपको बताया था, हमने बताया था कि मेंटल और फिजिकल ये दोनों एक्टिविटीज कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स के जो भी दोनों एक्टिविटीज होते हैं कंसर्न विथ मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज, वो दोनों मिलाकर ही हमारा बिहेवियर कंज्यूमर का शो होता है। यानी मेंटल लेवल पे वो क्या सोचता है, किस तरह का प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा है, किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसका वो एनालिसिस करता है, सुटेबिलिटी को चेक करता है, और फिजिकली फिर वो जाकर स्टोर्स को विजिट करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है, और तब वो इस तरह के सिचुएशंस में आता है कि वो किस तरह के प्रोडक्ट को खरीदे। ये हमने लास्ट डे आपको इतना बताया था। उसमें हम नेचर आपको बताए थे कि कंज्यूमर बिहेवियर का एक पर्टिकुलर नेचर होता है। यानी किसी भी कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, अगर सपोज कीजिए कि आप कंज्यूमर हैं, तो आप कंज्यूमर हैं तो आपका बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, कैसे चेंज करेगा, तो उसके ऊपर सर्टेन फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो पहला नेचर जो हम बता रहे थे आपको कि कंज्यूमर बिहेवियर बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। मतलब क्या, कंज्यूमर का जो बिहेवियर है बहुत सारे फैक्टर से चेंज करता है। अब वो कौन कौन सा फैक्टर्स है, तो हमने लास्ट डे आपको बताया था, मार्केटिंग फैक्टर्स है, पर्सनल फैक्टर्स है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, सिचुएशनल फैक्टर्स है, सोशल फैक्टर्स है। तो ये जो सारा फैक्टर्स हमने बताया, इट इज कंसर्न विद डे टू डे लाइफ। आप फैमिली बैकग्राउंड में रहते हैं, आप सोसाइटी में रहते हैं, आपका डिफरेंट सिचुएशन के थ्रू आप जाते हैं, कभी पैसा बहुत रहता है तो कभी कम रहता है, कभी किसी प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो कभी बहुत कैजुअली प्रोडक्ट को समझते हैं। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर, मतलब आपका साइकोलॉजी किसी प्रोडक्ट के कंसर्न कैसा है, आप क्या सोचते हैं, मतलब अब ये साइकोलॉजी वेरी करेगा। हर एक एज, जेंडर और एजुकेशन और इनकम लेवल जिनका जैसा रहेगा उसके अनुसार उनका सारा चीज साइकोलॉजी उनका चेंज करता रहता है और उसके अनुसार वो बिहेवियर शो करते हैं। तो ये नेचर हम कल कहाँ गए सर? सर आवाज नहीं आ रहा सर। मुखिया जी के बोर्ड पे चलते हैं। का शिबू का हाल चाल? ठीक है सर को बता वाह। दिया
सर का कॉल आ गया। साहब मनीष और साहब छुट्टी मना रहा है ना पूरा। नहीं रे भाई, देख पता है तुमको तबीयत कितना खराब हो गया था भाई, जिंदा बच गया, बहुत बहुत वही बहुत बड़ा बात है। क्या रे कोरोना हो गया था रे? ना भाई, भगवान की तरफ कोरोना नहीं, तुम्हारा भी टाइफाइड तबीयत होते खराब हुआ बचा। था। काहे? नहीं भाई, टाइफाइड होते बचा था। किसी और का भी खराब हुआ था? तूने तो थे। मनीष, टाइफाइड हुआ तो इलाज भी है, कोरोना होता भाई बच कर तो फिर भी घूमने जा रहा है। अरे भाई, मेरा गांव में भाई बहुत खराब नेटवर्किंग सिस्टम है यहाँ का भाई। छत पे बैठे हुए खाली, तो देख लो भाई, छत पे वो बैठे हुए ऊपर में। वही धूप बात में? नहीं। धूप में पढ़ाई कर रहा है तुम? वाह, लगन, क्या कर सकते हैं, जज्बा। दूसरा कोई उपाय है पढ़ने क्या? का चाव। अटेंडेंस बनाने के लिए तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। जज्बा है। हाउस द जोश, हाउस द जोश। भाई कॉलेज फिलहाल में तो फोन लोहे करके है। बोलो कि टेंट लगवा दीजिए ऊपर, मेल करो रहने दो मेल। भाई, बहुत बहुत लंबा छत है, धूप नहीं लग रहा है कॉर्नर में बैठे हुए। गजब। लड़का में लंबा जज्बा है। है, जुनून है। मेहनती है। गुरुजी कब नदी मिलेंगे? मिलेगा दिखाए। गुरुजी का नेटवर्क इशू है, कॉलेज का वाईफाई काम नहीं कर रहा है। खाली पैसा ले रहा है कॉलेज बस। चला ऐसा आजा। तो कोर्स स्टार्ट होने से पहले। हाँ। सर हरियाली देख लो अंकित, हरियाली देख लो। तुम छत पे चढ़ के दिखाने लगा, वो बोलो ना रे मनीष। ट्रस्ट नाम का कोई चीज है नहीं है। अरे सोनू है। देखो मैं नमस्कार सर। नमस्कार। आप लोग याद रखें वही बहुत बड़ी बात। सारे क्या है? अरे बाप रे बाप। आप लोग बड़े आदमी हैं सोनू भाई। हेलो हेलो, है ना? प्लीज प्लीज। हाँ हाँ हेलो। सर, हाँ सर, हम लोग यही हैं सर। हाँ, वो नेट चला गया था यार, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम था। ISM हमें तो गरीब है लगा सर। ही सर। ये सर ISM आईएसएम का क्या हो गया था? कनेक्शन नहीं ठीक रहता है कैसे? नहीं नहीं, कभी कभी चला जाता है, अभी तो मिल रहा है। ठीक है, चलो ये स्लाइड्स आप लोग देख रहे हैं। सर पकड़ के रखिए सर। वाईफाई का मोबाइल से रिचार्ज खत्म हो गया सर। स्लाइड्स मेरे देखिए रूम का ठीक है सर, हॉस्टल में। प्लीज कीप क्वाइट। चलिए, हम जो बता रहे थे आपको, स्क्रीन शेयर हो रहा है, देख लीजिए। स्क्रीन शेयर हो रहा है। हेलो। यस सर। हाँ, देखिए, तो लास्ट डे हम अंडरगोज एक कांस्टेंट चेंज पढ़ा रहे थे। उसके बाद हमने वेरीज फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री। समझ रहे हैं? अभी से लेके 30 या 40 मिनट का जो लेक्चर होगा आज, ये मैंने इसी थोड़ा पे सा, होगा। हाँ इसी पे होगा। हमने रिव्यू कर दिया कल का, एक माइंड में चला गया होगा कि हम आज क्या पढ़ रहे हैं। हम नेचर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर क्या है। उसमें बोला कि इट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री। कल आप लोगों ने इसके बारे में बताया भी था कि सर रीजन वाइज कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज करता है। इसको समझने के लिए इट इज वेरी सिंपल कि अगर हम क्या करते हैं, अगर अर्बन एरिया लेते हैं और रूरल एरिया लेते हैं, तो दोनों रीजन में रहने वाले लोगों का रहन सहन समथिंग डिफरेंट। उनका एजुकेशन लेवल, उनका सोच समझ और नीड, ये सब अलग रहता है। तो कंज्यूमर उस तरह से बिहेवियर भी करता है, यानी जिस रीजन में वो रहता है, जिस कंट्री में रहता है, उसका उस तरह का इन्वायरमेंट जो इतना इन्फ्लुएंस होता है कि उसी तरह के बिहेवियर वो अपने गुड्स को खरीदने में दिखाता है। अगर हम रूरल एरिया है तो हम रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं, कंज्यूमर हैं, तो हमारा नीड वैसा ही रहेगा, हमारा इंटरेस्ट वैसा ही रहेगा। तो जो प्रोडक्ट्स रहेगा उसके प्रति हमारा बिहेवियर रूरल कंज्यूमर का समथिंग डिफरेंट रहेगा, अर्बन कंज्यूमर का समथिंग डिफरेंट रहेगा। तो कंज्यूमर बिहेवियर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये पर्टिकुलर है और फिक्स है, ये चेंज करता है, वेरी करता है फ्रॉम रीजन टू रीजन और कंट्री टू कंट्री। अब कंट्री टू कंट्री में देखो, अगर इंडिया में हम रहते हैं तो हमारा नीड्स, हमारा बिहेवियर रिगार्डिंग बाइंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज, और कोई वही कंज्यूमर अगर अमेरिका में है या साउथ अफ्रीका में है तो एट दैट टाइम वहां पे रहने वाले लोगों का बिहेवियर रिलेटेड टू गुड्स और सर्विस समथिंग डिफरेंट होगा। तो ये भी फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। मोबाइल आप लोग बंद कर दीजिए, सॉरी
म्यूट करके रखिए, आवाज आ रहा है आवाज में। देखें कैसे सर मोबाइल बंद। चलिए अब फोर्थ आइए, फोर्थ हो गया। फिफ्थ, इंफॉर्मेशन ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट टू द मार्केटर्स। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समझना, ये जो मैं स्लाइड्स दिखा रहा हूं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बताना चाह रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केटर्स के लिए, और ये एक नेचर है। अगर हमारे पास कंज्यूमर बिहेवियर का, कंज्यूमर के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगा, तो हम कैसे समझेंगे कि किस प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर कैसा सोच रहा है, किस तरह का प्राइस उनको चाहिए, प्राइस किस तरह, उस तरह के प्रोडक्ट में कैसा प्राइस चाहते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी दे नीड। तो दीज ऑल आर कंसर्न विथ नेचर ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। यानी मार्केटर्स नीड टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। अगर जो भी मार्केटर्स है प्रोडक्ट को बना रहा है, मार्केटिंग प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाएगा, तो ही मस्ट बी एबल टू गुड नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अगर कंज्यूमर बिहेवियर का उनके पास अच्छा नॉलेज नहीं है, तो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं लेगा। हो सकता है मार्केट में जाए प्रोडक्ट, लेकिन ज्यादा कस्टमर उसको ना मिले। तो दे नीड टू स्टडी द वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर और टारगेट मार्केट। यानी टारगेट कस्टमर्स जो है उनको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, किस तरह का उनका नीड है, ये स्टडी करना चाहिए मार्केटर को। और तब फिर वो बिहेवियर को अच्छे तरह से स्टडी कर लेता है, तब प्रोडक्ट में उस तरह का नीड कस्टमर्स के इंटरेस्ट के अनुसार देता है, जिससे कि जब ये प्रोडक्ट मार्केट में जाए तो उनको उनके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करे। तो दिस आर नथिंग बट टू थिंक अबाउट दैट कि इंफॉर्मेशन ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इज एसेंशियल फॉर मार्केटर्स। अगर मार्केटर को कंज्यूमर बिहेवियर की जानकारी ठीक से नहीं रहेगी, तो फिर वो कंज्यूमर्स को स्टडी नहीं कर पाएंगे, और प्रोडक्ट जब उस तरह का नहीं बनेगा तो मार्केट में जाएगा तो, लेकिन बहुत दिनों तक वो इमेज अपना नहीं बना पाएगा और उसकी सेल नहीं बढ़ पाएगी। दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू फोकस। तो ये पांचवा पॉइंट मैंने बताया। नाउ कम टू द सिक्स्थ पॉइंट, लीड्स टू परचेज डिसीजन। सपोज करो कि अगर हमने कंज्यूमर बिहेवियर, अब वैसे इसका मीनिंग क्या है लीड्स टू परचेज डिसीजन? कंज्यूमर, पॉजिटिव कंज्यूमर बिहेवियर, अगर कंज्यूमर बिहेवियर का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, इफ कंज्यूमर आर टेकिंग मोर एंड मोर इंटरेस्ट रिगार्डिंग आवर प्रोडक्ट, तो क्या होता है कि ये परचेज डिसीजन को बढ़ाता है। अगर पॉजिटिव कंसर्न नहीं रहेगा कंज्यूमर का रिगार्डिंग हमारे प्रोडक्ट का, तो फिर परचेज होगा ही नहीं। तो ये भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर बिहेवियर। A consumer may take the decisions of buying a product on the basis of different buying motives. अगर आप किसी तरह के प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो उसके पहले आपके पास उस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले बहुत तरह का मोटिव होता है, बहुत तरह का इच्छा रहता है कि आप, जैसे अगर मोबाइल फोन बाय करने जा रहे हैं या किसी तरह का बुक खरीदने जा रहे हैं, तो इसके पीछे आपको बहुत ही मोटिव्स रहता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये पर्टिकुलर कौन सा प्रकाशन का बुक लूं, टीएमएच का अच्छा रहेगा, उपकार का रहेगा, क्यों लूं, इसके पीछे पर्पस रहे। यानी यू हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ बाइंग मोटिव्स। और जब बाइंग मोटिव्स अगर हम स्टडी ही नहीं करेंगे, तो फिर कंज्यूमर के बारे में हमको समझ कैसे आएगा कि कौन कौन से मोटिव्स कस्टमर्स को इनकरेज करता है रिगार्डिंग बाइंग एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि हमारे पास, अगर हम जब तक कंज्यूमर बिहेवियर को ठीक से स्टडी नहीं करेंगे, पॉजिटिव कंज्यूमर बिहेवियर हमें हमेशा इनकरेज करेगा कि आप किस तरह का परचेज डिसीजन हो। अगर पॉजिटिव कंज्यूमर बिहेवियर नहीं रहेगा, तो परचेज डिसीजन ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमको पता चलेगा कि अरे कंज्यूमर तो इसमें पॉजिटिव कंसर्न दे ही नहीं रहा है, तो फिर वो प्रोडक्ट का हम ज्यादा बनाकर क्या करेंगे, यानी उसका डिमांड है ही नहीं, फिर वो सेल्स ज्यादा होगा नहीं। तो फॉर दैट पर्पस हमको ये बोला जाता है कि आप ये समझिए कि मार्केटर्स नीड टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर टू इंक्रीज देयर परचेज। हमें कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। हमको जरूरत पड़ेगा कि कंज्यूमर बिहेवियर, जिन जिन चीजों से कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है, उन फैक्टर्स को हम स्टडी करेंगे और उसमें कंज्यूमर के अनुसार इस तरह से चेंज करेंगे जिससे क्या हो कि कंज्यूमर के नीड्स प्रोडक्ट्स में दिखे और कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा परचेज कर सके हमारे प्रोडक्ट को, उनका परचेजिंग पावर बढ़े। तो ये लीड्स टू परचेज डिसीजंस एक पॉइंट्स है जो कंसर्न विद नेचर है। अब देखिए कि 7th पॉइंट बताता है कि इट वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अब सिंपल है, आप कहिएगा कि सर ये क्या इसका मीनिंग क्या निकला? कंज्यूमर बिहेवियर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। क्वाइट ऑब्वियस है,
आप किसी, जैसे अगर आपको किसी प्रोडक्ट को खरीदने की आदत है, अगर आप उसको कंफर्टेबल पर्पस यूज कर रहे हैं, अगर सपोज करो कि लग्जरी पर्पस कोई प्रोडक्ट तुम खरीदते हो और कोई एसेंशियल प्रोडक्ट है तुम्हारे लिए, तो दोनों के प्रति क्या होगा, बिहेवियर अलग अलग होगा। अगर खाने पीने की चीज हम डेली खरीदते हैं क्योंकि वो हमारे लिए एसेंशियल नीड्स है, अगर खाने पीने की चीज अगर हम नहीं कर देंगे, फूड हम डेली नहीं कर देंगे, तो हो सकता है फिर कि हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो थिंक अबाउट दैट, ड्यूरिंग बाइंग सच टाइप ऑफ गुड्स योर बिहेवियर विल बी डिफरेंट। लेकिन वही देखो कि अगर लग्जरी गुड्स हो, जैसे 20,000 या 15,000 का जो मोबाइल फोन ले रखते हैं, या घर में जो स्मार्ट टीवी रख रहे हैं, या बहुत सारे लोग सोफा रख, बहुत सारे फर्नीचर हैं जो आपके घर में, अगर वो ज्यादा एसेंशियल में नहीं आता है, तो एट दैट टाइम योर बिहेवियर विल बी डिफरेंट। और वो बहुत ही कंफर्टेबल वे में है, लग्जरी गुड्स है, तो वहां पर बिहेवियर तुम्हारा अलग रहेगा। उसको तुम उस एसेंशियल नीड्स के रूप में ना समझोगे और उसे खरीद भी सकते हो, नहीं भी खरीद सकते हो। तो ये बोला जाता है कि वट एवर यू थिंक अबाउट द नेचर ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर, तो नेचर ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर प्रोडक्ट डिफर कर रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट के प्रति कंज्यूमर का बिहेवियर भी अलग अलग होता है। और जब अलग अलग बिहेवियर होगा तो ये कहीं ना कहीं हमारे कंज्यूमर बिहेवियर के नेचर को इन्फ्लुएंस करता है। ये एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। एग्जाम्पल में आप इसको बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। नाउ सिंपल हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर हमने आपको दो चीजों को बताई कि लग्जरी गुड्स, आप ऐसे गुड्स को समझिए जनरली कि जो हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब यूजफुल अगर नहीं है, कंफर्टेबल पर्पज से हम लग्जरी गुड्स को यूज करते हैं, आरामदायक चीजें घर में जो हम लाते हैं, तो आप ये समझिएगा कि वहां पर बहुत सारे लोगों के लिए उस प्रोडक्ट को लेना उतना कंपलसरी नहीं रहता, और बहुत सारे लोगों के लिए उस तरह की चीजों को खरीदना कंपलसरी भी रहता है। यानी जिसके पास अगर सपोज कीजिए मिडिल लेवल का इनकम है, मीडियम लेवल का इनकम है, उनको मतलब बहुत सारी चीजें करना पड़ता है, तो उसके अनुसार उनका नीड भी है। तो आप सिंपल वे में ये बता सकते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सम कंज्यूमर्स मोर क्वांटिटी खरीदना चाहता है, और कुछ कस्टमर्स लो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी खरीदना चाहते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा मतलब लग्जरी गुड्स खरीदना चाहते हैं, तो कुछ लोग बहुत एसेंशियल गुड्स को खरीदना चाहते हैं। यानी ये डिपेंड करता है कंज्यूमर बिहेवियर के इनकम पे, कंज्यूमर बिहेवियर के लाइफ स्टाइल पे, कि वो किस तरह के प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा बाय करता है। तो इट सब यानी ये आप ये बोल सकते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर में हम वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, तो एक फैक्टर लेते हैं जो हमारे कंज्यूमर बिहेवियर के नेचर में को इन्फ्लुएंस करता है। इसके आगे आप देखिएगा, इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये बताइए कि इसका मीनिंग क्या होता है, इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप ये बोलिएगा कि कंज्यूमर बिहेवियर सर या बाइंग बिहेवियर जो रहता है हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है। सही है, ये भी एक नेचर हो सकता है। क्यों? अगर ज्यादा से ज्यादा आप किसी चीज को खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि उन गुड्स के थ्रू, उन सर्विसेज के थ्रू आप जा रहे हैं, आपको उसकी जरूरत है और आप अपने डे टू डे लाइफ में उसको यूज करेंगे, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता जाता है। यानी द मोर ए पर्सन बाइज द गुड्स एंड सर्विसेज, द हायर इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी सिंपल वे में अगर आप ये समझिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी का बहुत ज्यादा अच्छा है, तो कहीं ना कहीं उनके पास इस तरह का इनकम है, और उस इनकम के थ्रू वो अपने बाइंग बिहेवियर को ज्यादा से ज्यादा रेज करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और इससे क्या होता है कि जब बाइंग बिहेवियर ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है, हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स को लेते हैं, खरीदते हैं, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल जाता है। और इसके कंपेरिजन में आप देखिए कि इफ अ पर्सन स्पेंड लेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज डिस्पाइट हैविंग ए गुड इनकम, दे डेप्रिव देमसेल्फ ऑफ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कुछ लोगों के पास ऐसा भी होता है कि दे हैव अ गुड और हायर इनकम लेवल, इन स्पाइट ऑफ दैट दे डोंट वांट टू बाय सो मेनी गुड्स। तो आप जाकर देखते क्या इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा कम है, लेकिन उनके पास इनकम है। तो यही बोला जाता है कि कंज्यूमर बिहेवियर को, नेचर को समझना है, तो आप ये भी समझिए कि कंज्यूमर बिहेवियर कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करता है। जो आदमी जिस तरह से जितना ही बाय करता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी उस तरह से बढ़ता जाता है। रिफ्लेक्ट स्टेटस, ये भी देखिए, ये भी कंज्यूमर बिहेवियर को कहीं ना कहीं कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर बताता है
कि रिफ्लेक्ट स्टेटस कहने का मतलब अगर बाय ही आप गुड्स को नहीं कीजिएगा, बहुत सारे लोग महीनों में नए नए मोबाइल फोन चेंज कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को देखिए होगी, अगर देखो कि साल भर भी टू व्हीलर यूज नहीं किया, फिर नेक्स्ट ईयर दे विल बाय सम अदर टू व्हीलर्स, कभी फोर व्हीलर्स। तो ये क्या बोलता है कि consumer behavior is not only influenced by the status of a consumer, but it also reflects it. The consumer who own luxury cars, watches and other items are considered belonging a higher status. Quite obvious है कि आपके पास गुड्स तो है, आप गुड्स तो खरीदते हैं, लेकिन जितना ही लग्जरी गुड्स को आप खरीदिएगा उतना ही आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। आज देखो, आज तो बहुत ही आगे जमाना आ चुका है, हम डे टू डे कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी और हमारा कंफर्टेबल लाइफ बढ़ता जा रहा है। पुराने जमाने में अगर आप देखिएगा 15-20 साल पहले, 25 साल पहले, जब किसी के घर में टीवी आ जाता था, या आप समझिए कि फोर व्हीलर, या आप समझिए यू कैन से अबाउट दैट रेफ्रिजरेटर, तो ये चीजें कहीं ना कहीं उनको सोसाइटी में नेबर के बीच में एक अलग स्टेटस प्रदान करता था कि अरे यार उनके घर में फोर व्हीलर आ गया, अरे वो कलर टीवी ले आए। लेकिन आज ये डे टू डे क्या हो गया है, ये पार्ट ऑफ लाइफ हो गया कि इस तरह की चीजों को लोग टेक इट इजी लेने लगे। लेकिन इन्हीं चीजों में कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, लग्जरी होते हैं, जो आपको सोसाइटी में दूसरे लोगों से अलग कर देता है। कि आप जैसे अगर आप कार ही खरीद रहे हैं, तो कोई लोग कार खरीदता है फॉर यूजफुल पर्पस, लेकिन कुछ लोग लग्जरी कार को बाय कर रहे हैं इस पर्पस से कर रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि किसी ना किसी तरह की, मतलब हम अगर इसको यूज करेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल टू मेक माय स्टेटस, हम सोसाइटी में जाएंगे, हमारा स्टेटस बढ़ेगा, लोग हमको समझेंगे। तो दीज आर द थिंग्स दैट इज डायरेक्टली कंसर्न विद रिफ्लेक्ट स्टेटस। इट विल बी कम अंडर, यू कैन से अबाउट दैट, ये कहीं ना कहीं हमारा नेचर इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर बिहेवियर को। गेटिंग, ये रिफ्लेक्ट स्टेटस भी आपको समझ में आ गया। नाउ कम टू द पॉइंट। अब ये हमने बता दिया आपको नेचर, नाउ वी विल स्टडी एप्लीकेशन। अब तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सर नेचर तो आपने बता दिया कंज्यूमर बिहेवियर को, लेकिन ये हम अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर क्यों जरूरी है, एप्लीकेशन इसका कहाँ कहाँ है सर, हम अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों को जब देखो, बहुत सारी चीज जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसका डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता है। और एप्लीकेशन अगर किसी सब्जेक्ट का नहीं है तो मतलब क्या, उसको पढ़ने या पढ़ाने से कुछ मतलब नहीं। एप्लीकेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट। इन द सेम वे, if we will think about consumer behavior, then it has also so many applications. Among them, पहला है analyzing market opportunity। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर का एप्लीकेशन जानना, आप सपोज करो कि कंज्यूमर बिहेवियर रहे ही नहीं, अगर कंज्यूमर बिहेवियर नहीं रहता तो फिर हम क्या करते, क्या होता, प्रोडक्ट रहता, मार्केट में जाता। अब जब कंज्यूमर बिहेवियर है ही नहीं, कंज्यूमर है ही नहीं, तो फिर क्या होगा। तो ये बोला जाता है कि आप कंज्यूमर बिहेवियर को एक मेजर कंसर्न मानिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन मार्केटिंग में। अगर कंज्यूमर का बिहेवियर हमें पता नहीं चलेगा, अगर कंज्यूमर बिहेवियर नहीं रहता तो हमको पता ही नहीं चलता कि लोगों की नीड्स क्या है, उनके वांट्स क्या है। ये भी हमको पता चलता है कि कौन सी चीजों को वो ज्यादा लाइक करते हैं और कौन सी चीजों को नहीं लाइक करते हैं, फिर उनका एक्सपेक्टेशन क्या है, वो फिर किस तरह की चीजों में बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। तो ये बहुत सारी चीजों के लिए हेल्पफुल होता है। फिर कंज्यूमर बिहेवियर हम लोगों की साइकोलॉजी को स्टडी करने में मदद करता है। कंज्यूमर बिहेवियर आपको ये बताता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, जैसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हैं, तो उसको यूज करने के बाद जब हम कंज्यूम कर लेते हैं तो फिर उसके बाद का रिस्पॉन्स कैसा आता है, यानी पोस्ट परचेजिंग हम जब किसी प्रोडक्ट को के प्रति हमारा बिहेवियर कैसा है। सपोज करो कभी कभी कोई चीज को हम बाय तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम इसको यूज करते हैं तो आफ्टर यूज हमारा एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता है, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, फिर हम दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कंज्यूमर बिहेवियर से। तो सबसे पहले बोला क्या कि अगर एप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर आप जानना चाहते हैं तो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है इसमें, एनालाइजिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी। मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, किस तरह का कंडीशंस है, उन चीजों को समझने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी करना बहुत जरूरी है। ये हमें हेल्प करता है ऐसे नीड्स को जानकारी मिलाने, ऐसे नीड्स को बताता है जो फुलफिल नहीं हुआ है।
ऐसे ट्रेंड्स और कंडीशंस को बताता है जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है। ये कंज्यूमर्स के लाइफ स्टाइल को बताता है, उनके इनकम लेवल को बताता है। और ये जब सारी चीजें बताएगा तो क्वाइट ऑब्वियस है यू आर नोइंग द मार्केटिंग सिचुएशन, और आप मार्केटिंग सिचुएशन को समझ जाएंगे तो यू विल एनालाइज द मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी प्रॉपरली। और जब प्रॉपरली मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी एनालाइज कर लेंगे मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को, तो तब जब आप मार्केट में प्रोडक्ट को रखेंगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू द मार्केटर एज वेल एज कंपनी। तो देखिए ये सारी चीज इसमें बोला रहा है कि मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी के लिए जरूरी है कंज्यूमर बिहेवियर। फिर इसमें यह भी बताया है कि बहुत सारे ऐसे चीजें आते हैं जो नए ट्रेंड्स के रहते हैं। अब नए ट्रेंड्स के या नया ट्रेंड्स है, नए तरह के मतलब गुड्स हैं, उनके प्रति कस्टमर्स का कैसा इंटरेस्ट है, उसके तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं नहीं। बहुत सारी चीजें जो नई नई चीजें आती है मार्केट में, तो आप देखिएगा कि बहुत सारे कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और बहुत नहीं होते हैं। तो ये ट्रेंड जानने के लिए हमको कंज्यूमर बिहेवियर की जरूरत पड़ती है कि कंज्यूमर बिहेवियर ये हमको बताएगा कि ये कस्टमर्स का किस तरह का नीड्स है और किस तरह के प्रोडक्ट्स की तरफ वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन दिखा रहे हैं, उसके तरफ वो जा रहे हैं। तो ये जब ट्रेंड हमको पता चल जाता है तो मार्केटर्स क्या करता है, उस ट्रेंड को जानकर एनालाइज कर कर वो प्रोडक्ट, उस तरह के प्रोडक्ट को मार्केट में रखता है और फिर उसे अच्छा डिमांड प्रोडक्ट का मिलता है। तो ये एनालाइजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसर्न। इसमें हमने जो लास्ट में देखो एग्जांपल दिया है कि अगर अपने पुराने जमाने की बात करो, पुराने जमाने बहुत, मैं नहीं बोल रहा हूँ 20-25 साल पहले, अगर आप गांव में रहते होंगे, आपके पेरेंट्स से अपने भाई बड़े होंगे, तो आप पूछिएगा तो बहुत सारे ऐसे चीज हाउस होल्ड गुड्स थे जो आज मिल रहा है लेकिन वो 20-25 साल पहले नहीं थे। जैसे आप देखिए मिक्सर ग्राइंडर हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, वैक्यूम क्लीनर हुआ, ये सब ऐसे चाइल्ड केयर सेंटर्स है। जब ये ऐसी चीजें हैं जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और डिमांड और इन्वायरमेंट के अनुसार इसका डेवलपमेंट हुआ है। 20-25 साल पहले ऐसा नहीं था। आज हम जितना ही कंफर्टेबल वे में लाइफ को जीने लगे हैं, ये कंफर्टेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर ही इन तरह की चीजों को हमारे मार्केट में लाया है और हमें कहीं ना कहीं इन चीजों को बताता है कि ये कहीं ना कहीं हमें मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी देता है। और अगर देखो कैसे हुआ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, एक सिंपल एग्जांपल देखिए कि अगर जैसे वॉशिंग मशीन आया तो कहीं ना कहीं इसका स्टडी किया गया होगा कि यस, कि कपड़े धोने में घर पे बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर घर में ऐसा कुछ मशीन का डेवलपमेंट किया जाए जो कपड़े को इजी वे में वॉश कर सके, तो अब ये कंफर्टेबिलिटी, समय का बचाना, फिर मतलब ज्यादा से ज्यादा मेहनत ना हो, इससे बचने के लिए इस तरह की चीजों के पीछे सर्वे किया गया और तब ये नीड्स को, कस्टमर के नीड्स को समझकर कंपनी ने ऐसा सोचा कि ऐसा हम मशीन बनाएंगे जो कपड़े को भी वॉश करे। और देखिए आप वॉशिंग मशीन घर में चलाया। उसी तरह वैक्यूम क्लीनर देखिए, मिक्सर ग्राइंडर दिए, कहीं ना कहीं कस्टमर्स के कंफर्टेबिलिटी को समझकर, अंडरस्टैंड कर कर, उनके बिहेवियर को देखकर इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में आए। और तब हम ये बोल सकते हैं कि ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को स्टडी करने में हेल्प करता है। अभी देखिए ये वर्चुअल क्लास हम आपका ले रहे हैं, क्यों? घर बैठे आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, घर बैठे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कॉलेजेस बंद है, स्कूल्स बंद है। आप देखिए ऑनलाइन स्कूल में भी क्लासेस हो रहे हैं। आज हम यहाँ से भी आपका क्लास ले रहे हैं, कॉलेज से ले रहे हैं। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ, ये बिहेवियर ही है। अगर आपका बिहेवियर हमको पता ही नहीं रहेगा कि बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट हो रहा है, उनका एकेडमिक्स करियर है, अब ये चीजें हम स्टडी कर लेंगे। स्कूल स्टडी कर रहा है, कॉलेज स्टडी कर रहा है, एंड दे आर थिंकिंग अबाउट द वर्चुअल क्लास, ऑनलाइन क्लास। और देखिए ये ऑनलाइन क्लास हम आपके सामने ले रहे हैं। तो यही हुआ कि एनालाइजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है किसका? कंज्यूमर बिहेवियर का। दूसरा है इसमें सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट। अब इसमें आप देखिएगा कि रिव्यू ऑफ सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट। अब बताइए, यानी टारगेट मार्केट उसको बोलते हैं कि टारगेट मार्केट अगर हम डिसाइड कर लेते हैं तो हमको वहां पे कस्टमर पता चल जाता है कि इस तरह के टारगेट मार्केट में ऐसा कस्टमर है। और ये कब पता चलता है? ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अगर हमारे पास बिहेवियर ही पता नहीं रहेगा कस्टमर्स का, तो हमको कैसे पता चलाएंगे कि हमारा टारगेट मार्केट क्या है? इसमें बोला जाता है कि वॉट एवर टाइप ऑफ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास है, जो भी हम मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, वो हमको कहीं ना कहीं हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, कंज्यूमर को सेगमेंट करने में कि उनके वांट्स और नीड्स क्या है। और अकॉर्डिंग टू दैट हम इस ग्रुप्स को बांट देते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और तब उस टारगेट मार्केट को स्टडी करके उसमें किस तरह के कंज्यूमर है, हम उनके नीड्स को स्टडी करके प्रोडक्ट को उस तरह का बनाते हैं, एंड देन वी विल प्रोवाइड द प्रोडक्ट टू दोज।
एकदम समझ में आ रहा है? देखिए, जैसे कंज्यूमर स्टडीज revealed that many existing and potential shampoo users did not want to buy shampoo packs priced at 60 or more, or would rather prefer a low price sachet containing enough quantity for 1 or 2 washes. अब ये देखिए, ये जो बोला कि कंज्यूमर बिहेवियर टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करने में कैसे हेल्प करता है, आप देखिएगा। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप एरियल वॉशिंग पाउडर के बारे में जानते होंगे। एरियल वॉशिंग पाउडर है, सर्फ एक्सेल है, यस सर। सब बहुत ही कॉस्टली है। अगर आप उसको देखिएगा, किलो में जाइएगा, अभी तो सस्ता भी हो गया, लेकिन अगर 15-10 साल पहले देखोगे, 10 साल पहले ये सब चीजें थी तो बड़ा ही, मतलब 1 किलो या 2 किलो का ही पैक आता था, और तब इसमें बहुत ही कम कंज्यूमर जाते थे, क्योंकि वो उतना इनकम ही लेवल नहीं रहता था कि लोग उसको लेंगे। जब ये सर्वे किया गया कंज्यूमर बिहेवियर, अब जब कोई ले नहीं रहा है तो कंपनी वाला ये सोच रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तो सर्वे करके देखा गया कि नहीं, कस्टमर्स का उतना इनकम है ही नहीं, और कस्टमर इस तरह की चीजों को ज्यादा से ज्यादा हेवी अमाउंट में नहीं खरीदना चाहते हैं। तो फिर क्या किया उन्होंने? कंज्यूमर का स्टडी किया, उनके बिहेवियर को स्टडी करके तब आज तुम देखोगे, आज शैम्पू देखो या तुम सर्फ का पैकेट देखो, छोटा सा सैचेट पैकेट, यानी छोटा पैक दोगे, 1 रुपया 2 रुपया का भी अवेलेबल है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि अगर मैक्सिमम कंज्यूमर इस तरह का बिहेवियर, अगर इस तरह का हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो मैक्सिमम ऑफ द कंज्यूमर विल टेक द रिस्पॉन्स, और ये ले रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में हमको टारगेट मार्केट डिसाइड करने में हेल्प मिल गया, जो पहले हमको नहीं मिलता था। अगर कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी ही नहीं रहेगी तो फिर हम कैसे समझेंगे कि किस तरह के कस्टमर, किस तरह का मार्केट है? यानी जैसे सपोज करो कि अगर हम, जैसे हमने एरियल ही बनाया, बोला आपको कि एरियल वॉशिंग पाउडर बन रहा है, तो आप देखिए उसमें हर वेराइटी का कस्टमर्स के लिए बन रहा है। उसका छोटा पैक भी बन रहा है, 1 किलो का भी बन रहा है, 2 किलो का, यानी जो वॉशिंग मशीन यूज करते हैं वहां भी बन रहा है। यानी इन्होंने मार्केट को सेगमेंट कर दिए कि ऐसे टारगेट मार्केट में ऐसे कस्टमर्स हैं हमारे पास, तो उनको प्रोडक्ट को इजी वे में सेल करने में मदद मिला। इसी को हम बोलते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमको हेल्प करता है टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करने में। समझ में आया? तीसरा देखिए, मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस। मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है। अगर आपको मार्केटिंग मिक्स, अगर आप मार्केटिंग में पढ़ा होगा तो जो जनरल बताया जाता है, जो बेसिक आपने मार्केटिंग मिक्स डिसीजन पढ़ा है, अब मार्केटिंग मिक्स डिसीजन में आप बोलेगे यानी प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, पैकेजिंग से रिलेटेड, पीपल से रिलेटेड, ये बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहां पर कंज्यूमर का बिहेवियर करना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर किस तरह का प्रोडक्ट चाहता, उसमें क्वालिटी कैसा होना चाहिए, उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, वो क्वालिटी के अनुसार प्राइस है या नहीं है, उसमें वेरिएशन हो, कम क्वालिटी का है तो कैसा प्राइस रखे, फिर किस प्रमोशन उसका कैसे करें। दिस ऑल थिंग्स आर कंसर्न विद कंज्यूमर बिहेवियर। अगर कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी ही नहीं होगा तो हम मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड डिसीजन ठीक से नहीं ले सकते हैं। मार्केटिंग मिक्स का डिसीजन हुआ प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन, उसके प्राइस से रिलेटेड डिसीजन, प्रमोशन के लिए हम क्या यूज करें, हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू जाएं, एडवर्टाइजिंग में बहुत सारे मीडियम्स हैं, तो कौन सा मीडियम हम यूज करें, कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को ज्यादा समझ रहा है या नहीं। आज देखो, अगर तुमको पता होगा घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, देखो घड़ी वॉशिंग पाउडर का आज नेशनल चैनल पे भी तुम देख रहे होगे कि बार बार ऐड आ रहा, और धीरे धीरे वो सेलिब्रिटी के थ्रू ऐड करा रहे हैं, इसलिए कि ये ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कंज्यूमर का बिहेवियर कहीं ना कहीं हेल्प, मतलब उनको ये हेल्प करने मदद किया, ये लोगों के बीच नहीं है, घड़ी डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर नहीं जा चुका है, नहीं गया है, कहीं ना कहीं लोग इसको लाइक नहीं कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर, तो फिर वो उन्होंने सेलिब्रिटी के थ्रू ऐड करा रहे हैं, यानी प्रमोशंस के माध्यम से भी लोगों के बीच जाएंगे। आज नहीं, कल नहीं, परसों, 2 महीने के बाद, 2 साल के बाद, जब ये बार बार एडवर्टाइजिंग होता रहेगा तो कुछ ऐसा ग्रुप रहेगा जो कहीं ना कहीं फोकस हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट हम यूज करके देखते हैं, और आफ्टर सम टाइम्स ही विल यूज इट। तो ये एक तरह से मोड है जहां पर हमको ये मिलता है कि मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड डिसीजन लेने में कंज्यूमर बिहेवियर हमें बहुत मदद करता है। इतना बात कितना लोग को समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब आप देखिए, हमने इतनी बात बताया, आज आपको बताया नेचर, और दूसरा हमने बताया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हमने 3 पॉइंट्स बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला, एनालाइजिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी, दूसरा सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट,
और तीसरा मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस को हर एक में, प्रोडक्ट में, प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके सभी बहुत डिफरेंट एंगल से भी हम बताएंगे। नोट्स में अगर आपको प्रोवाइड करेंगे तो उसमें और इसको डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि इन सब चीजों को फिक्स करने के लिए देयर इज ए नीड ऑफ पर्टिकुलर कंज्यूमर बिहेवियर। अगर कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी नहीं रहेगा तो वी विल नॉट अंडरस्टैंड द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, किस तरह का प्राइस रखा जाए, कैसा प्रमोशन किया जाए। कंज्यूमर एज एन इंडिविजुअल हमको पढ़ना है। नेक्स्ट, कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल कहने का मतलब क्या हुआ? देखो, कंज्यूमर एज एन इंडिविजुअल में सिर्फ आपको कंज्यूमर के बारे में बताना है कि इंडिविजुअली हमें कंज्यूमर को स्टडी करना चाहिए। इंडिविजुअल अगर हम कंज्यूमर्स के बारे में नहीं सोचेंगे, देखो कोई भी मार्केटर जब किसी भी प्रोडक्ट को बनाता है और मार्केट में लाता है तो उसका पहला कंसर्न यही रहता है कि किसके लिए वो बना रहा है। तो कंज्यूमर इंडिविजुअली कैसा है, कंज्यूमर ग्रुप में कैसा रहेगा, अब इन सारी चीजों का एनालिसिस करना बहुत जरूरी रहता है और उसके अनुसार प्रोडक्ट का डिजाइन किया जाता है, प्रोडक्ट को बनाया जाता है। अगर आपको कंज्यूमर बिहेवियर इज एन इंडिविजुअल समझना है तो इसमें ये बोलता है कि ये स्टडी करता है कि इंडिविजुअल कस्टमर ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से चीजों को बाय करता है, यूज करता है और उनके उनके नीड सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते हैं। ये चीज जरूरी है क्योंकि ये चीज ही आपको आगे प्रोडक्ट से रिलेटेड चेंज करने में मदद करता है। अगर इंडिविजुअली आपका कंज्यूमर का स्टडी अच्छा नहीं है तो देन यू विल गेट लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स। तो फॉर दैट पर्पस हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि कंज्यूमर्स इज द सोल ऑफ एनी टाइप ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। कोई भी मार्केटर अगर प्रोडक्ट को बनाएगा तो ही विल डायरेक्टली फोकस टुवर्ड्स कस्टमर, बिकॉज कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द फॉरमोस्ट थिंग फॉर एनी टाइप ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो फिर हमें प्रोडक्ट को बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो एज ए कंज्यूमर, एज ए इंडिविजुअल हमें कंज्यूमर की स्टडी करना बहुत जरूरी है। जब कंज्यूमर इंडिविजुअली किसी गुड्स को खरीदेगा तब, ग्रुप में रहता है तब, फैमिली के कंसर्न में रहता है तब, वो किसी गुड्स को कैसे यूज करता है, उसका गुड्स के प्रति कैसा ओपिनियन है, व्यूज है, और ये सब अगर हम कंज्यूमर के बारे में स्टडी कर लेते तो देन वी कैन थिंक अबाउट दैट हम प्रोडक्ट को जिस तरह से बनाएंगे और मार्केट में जाएगा तो इट विल सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। It refers to the action of the consumers in the marketplace and underlying motive for those actions. Marketers expect that by understanding what causes the consumers to buy particular goods and services. एकदम सिंपल बात है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है। इंडिविजुअली मार्केटर्स को कंज्यूमर के बारे में समझना पड़ता है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं, अगर वो कंज्यूमर को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो उनको गुड्स और सर्विस बनाने का पर्पस ही पता नहीं चलेगा। और इसके लिए एज इंडिविजुअली कंज्यूमर्स के नीड्स, उनका इंटरेस्ट, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में कौन कौन से प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट के प्रति उनका कैसा नजरिया है, ये सब जानना जरूरी होता है। किस कारण से कस्टमर किसी गुड्स को खरीदता है, कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो कंज्यूमर को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, कौन से सिचुएशंस में कंज्यूमर वेरी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कौन से गुड्स को खरीदते हैं तो वो अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो ये सारा चीज समझना पड़ता है जब हम कंज्यूमर को इंडिविजुअली समझेंगे। और जब ये बातें हम कंज्यूमर के बारे में हम सर्वे कर लेते हैं, पता चल जाता है, और तब उस कंसर्न हम प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है रिलेटेड टू कंज्यूमर एज ए इंडिविजुअल। Starting from the information provider, from the user to the payer and the disposer, consumers play these roles in the decision process. Getting? इतना समझ में आया आप लोग को? यस सर। यस सर। समझ रहे? जैसे देखिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ, दैट इज नथिंग, इट इज कंसर्न विथ योर ओपिनियन कि भाई एक्चुअली में चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो अकॉर्डिंग टू दैट
आई विल ट्राई टू कंटिन्यू इट। लेकिन अगर चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, हम उसको स्टॉप करेंगे, हम उसको फिर से रिवाइज करेंगे, आपको बताएंगे। गेटिंग? ठीक वैसा ही होता है, कंज्यूमर को इंडिविजुअली हमको समझना पड़ता है, एक्चुअल में वो क्या समझते हैं, किस तरह की चीजों को जानते हैं, व्हाई दे नीड सच टाइप ऑफ थिंग, इट इज मोस्ट एसेंशियल। अगर आपको अगर उनके बारे में जानकारी ही नहीं मिलेगा, आप अच्छी तरह से कस्टमर को समझेंगे ही नहीं, तो देन यू विल फाइंड लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। जैसा भी हो, जिस तरह का भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है कस्टमर्स के बारे में, क्योंकि कस्टमर्स डिफरेंट लेवल के रहते हैं, डिफरेंट वैरायटी के रहते हैं, अलग अलग तरह के कस्टमर्स हैं। अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो यू कैन फाइंड दैट मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, अपर लेवल की सोसाइटी है, जहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, उनका अपना लिविंग स्टैंडर्ड है, उनका अपना एजुकेशन है, उनका किसी प्रोडक्ट के प्रति किस तरह का इंटरेस्ट है, वो वेरी करता है फ्रॉम ईच एंड एवरी लेवल। जब इतनी सारी चीजें हैं तो कंज्यूमर का स्टडी करना कितना इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अगर कंज्यूमर का स्टडी ही नहीं होगा तो फिर उस तरह के प्रोडक्ट क्यों बनेंगे। जब हम आपको ये बोल रहे हैं कि सेसे पैक भी बन, सैचेट पैकेज जो बनता है, सर्फ एक्सेल का आप 1 रुपया का या 2 रुपया का पैक देखें, फिर हमने बोला कि शैम्पू का आप देखेंगे कि या 2 रुपया का पैक, वो क्यों बन रहा है? बिकॉज सच टाइप ऑफ गुड्स हैज आल्सो डिमांडेड अमंग द कस्टमर्स। कस्टमर इस तरह की चीजों को डिमांड कर रहे हैं, उस तरह की चीजों का, इस तरह की चीजें कस्टमर को चाहिए। और ये कब पता चलता है? जब हम इंडिविजुअली कस्टमर का स्टडी करते हैं, किस चीजों को वो खरीदना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है, अब जैसे वर्चुअल क्लास में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि दैट इज, हम क्लासेस आप ले रहे हैं सर, हमें समझ में आ रहा है, फिर अगर तुम कंपेयर करते हो कि भाई सर फिजिकली जब हम क्लास में रहते हैं तो एट दैट टाइम और दिस टाइम इट इज समथिंग डिफरेंट। तो इस समय जो तुम्हारा नीड है, वो नीड अगर हम ज्यादा से ज्यादा आपकी बातों को समझेंगे, इंटरेक्शंस होंगे, आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, तो अगर वो नीड सेटिस्फाई हो जाएगा तो यू विल फील वेरी कंफर्टेबल इवन इन द क्लास। जैसे अगर फिजिकली आप जब क्लास में रहते थे उस समय भी हम जिस तरह से आपको पढ़ाते थे और अब यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, अगर दोनों के समय का नीड्स हमको पड़ता है और आपके नीड्स उसको फुलफिल हो रहे हैं, तो यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। तो यही है, इंडिविजुअल कंज्यूमर का स्टडी होना बहुत जरूरी रहता है। और अगर ये हम स्टडी करते हैं तभी हम प्रोडक्ट में उस तरह का क्वालिटी देने का प्रयास करते हैं और ये क्वालिटी प्रोडक्ट बनकर लोगों के बीच जाता है, कंज्यूमर तब उसको कंज्यूम करता है। हो गया सर, ठीक। समझ में आया आप लोग को आज? यस सर। बॉयज? यस सर। कुछ पूछना है? कुछ भी जो भी मैंने देखो हम क्या बोलते हैं कि जब हमारे साथ 1 घंटा बैठ रहे हो तो 50 मिनट जब पढ़ाई करते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि कुछ बातें तुमको दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए कि हाँ सर ये हम आज का लेक्चर लिए, 50 मिनट हमारे दिमाग में गया सर, हम समझे। जब हम आपका पीपीटी आपके पास भेजे तो आपको इजी वे में समझ में आ जाए, आपको लगे कि यस सर की बातों को हम समझ में आया। और अगर कुछ प्रॉब्लम रहे तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में पूछिए। तो अभी हम जितना देर बताए आपको, उसमें से जो भी आपको लगता है थोड़ा सा भी कि सर आई एम नॉट गेटिंग इट, हमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, यू कैन डायरेक्टली आस्क, पूछो। ये इंटरेक्टिव वे है सर। आई वांट टू आस्क। हाँ पूछो, एकदम बिंदास पूछिए। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन? तो मतलब देखो बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। हाँ ये सही है, बहुत अच्छा। देखो yes, बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो रहता है, देखो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है। हाँ जी, हेलो बोलो। यस सर। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि हम पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव कंसर्न देखते हैं। बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऐसा रहता है जो आपको पॉजिटिव वे में बताता है। जैसे किसी क्लासेज में आप एडमिशन लेने जाते हैं या किसी तरह का प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं या दूसरे शहरों में किसी तरह का एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो जो आपको इंफॉर्मेशन कोई देगा, अगर वो पॉजिटिव वे में दे रहा है, टू द पॉइंट दे रहा है, डायरेक्ट ऐसा दे रहा है जैसा सिचुएशन है, तो यू कैन से अबाउट दैट इज ऑप्टिमिस्टिक। और जस्ट इसको अपोजिट वे में दे रहा है, जो चीजें हैं उसके जस्ट अपोजिट बता रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं कि वो पेसिमिस्टिक व्यू है। पेसिमिस्टिक व्यू मतलब क्या कि डार्क साइड, मतलब उसका नेगेटिव इंपैक्ट, उस इंफॉर्मेशन से आपको नेगेटिव व्यू मिल रहा है।
और ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है कि आप आशावादी हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छी तरह की इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आपको मिला आप उसको अच्छे वे में ले रहे हैं और आगे उन चीजों को अच्छे वे में आप करेंगे। तो Yes, इसलिए sir. बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन और पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी एक पॉजिटिव एंगल से Sir, देखता है, दूसरा निगेटिव सही एंगल से देखता है। जैसे जैसे किसी क्लासेस में आप ज्वाइन किए, कॉमर्स क्लास कहीं कर रहे हैं, या सपोज करो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब उस क्लास में किसी ने Yes, बता sir. रहे बहुत अच्छा बताते हैं, वो बहुत अच्छा है, वहां पे प्रैक्टिकल होता है, फिर वहां पे टेस्ट होता है, तो जब ये चीज आपको बता Yes, रहा sir. है तो ही इज गिविंग यू ए ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। और किसी ने बोला अरे नहीं यार वहां पे अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, फिर वो टीचर मतलब वहां पे टेस्ट नहीं लेते, तो ये चीजें जो मतलब किसी भी चीजों के बारे में, चाहे वो किसी तरह का सर्विस हो, किसी तरह का प्रोडक्ट हो, अगर उसके बारे में पॉजिटिव वे में आपको इंफॉर्मेशन मिलता है और व्यू आप कोई देता है तो दैट विल कम अंडर द ऑप्टिमिस्टिक, और उसके जस्ट नेगेटिव में देता है तो दैट विल कम अंडर पेसिमिस्टिक। सर मतलब जो पॉजिटिव जो इंफॉर्मेशन दे, जो मतलब जो अच्छा इंफॉर्मेशन दे, वो हुआ ऑप्टिमिस्टिक। एग्जैक्टली। And और sir, कोई negative information is known हाँ as pessimistic. This हाँ is the जैसे only basic difference. और क्या Yes, sir. है ना, बहुत सारी चीजों के बारे में तुमको बताया जाता है ना निगेटिव। अब किसी ने किसी चीज के Yes, बारे sir. में Yes, आपको प्रेजेंट किया और ऐसे बताया कि और एग्जैक्टली में ऐसा नहीं है, तो वो तो बाद में आपको पता चलता है। लेकिन अगर ऑप्टिमिस्टिक व्यू yes, ऑफ sir. Yes. हाँ अगर ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब क्या कि कोई चीज और बताया जा रहा है, इस तरह से बताया जा रहा है कि आपके अंदर के थिंकिंग को पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन ऑप्टिमिस्टिक कहलाए। और अगर किसी चीज को निगेटिव, जैसे होता है ना Yes, कोई sir. चीज इस तरह से आपके सामने प्रेजेंट रखा गया कि आपको लगा कि ऐसा है क्या, इस Yes, तरह sir. का है क्या, तो फिर आपको क्या लगता है कि आपका तो मतलब निगेटिव, नेगेटिव खराब इंफॉर्मेशन। यस सर। हाँ तो आपका निगेटिव व्यू उस तरह से इन्फ्लुएंस होने लगता है। तो ये चीजें दोनों का अलग अप्रोच रहता है, एक पॉजिटिव व्यू में और एक नेगेटिव व्यू में। यस सर। और कभी कभी सर पॉजिटिव भी सर नेगेटिव हो जाता है। हाँ जी। कभी कभी क्या होता है सर, यदि सर जो प्रोडक्ट सर लॉन्च करता है या जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सर, तो हाँ अगला कस्टमर को लगता है कि अरे ये अपने फायदे के लिए तो बता रहा है। तो कहीं ना कहीं सर जितना भी थिंग्स डिपेंड करता है वो सर कस्टमर पे डिपेंड करता है, सर कंज्यूमर पे डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से सोच रहा है, फिर वो अपनी इनकम के हिसाब से उसको ये सही लगता है सर, तो फिर उसको तो देखो इन्फॉर्मेशन वो पॉजिटिव ये वे में लेते हैं। एक्चुअली देखो एक चीज, मतलब इसको अगर तुमको समझना है कि सर पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक व्यू क्या है, तो जो सर वो हमने तो स्लाइड क्लियर में है सर। दिखाया, जैसे हाँ समझ गए ना ये सर यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि जैसे देखो इसमें बताया कि अगर आप एक गिलास है उसमें आधा पानी भरा हुआ है तो आप उसको क्या बोलिएगा, कोई बोलेगा कि आधा खाली है और कोई बोलेगा कि क्या है यस सर। आधा भरा हुआ गिलास है। पानी। जैसे एक भरा गिलास हुआ है पानी, सर। हाँ एक आधा गिलास खाली है सर, आधा भरा हुआ है सर। आधा भरा हुआ है, तो मतलब क्या, मतलब यस सर। किसी चीज को आप किस वे में ले रहे हैं। अब ये वर्चुअल क्लास है, वर्चुअल क्लास हो रहा है ना, उस पर ऑनलाइन डिपेंड क्लास करेगा हम ले सर। रहे हैं। अब तुमको ये लग रहा हो यस जैसे सर। माइक्रोफोन लगा देते हैं और इधर उधर घूमते रहेंगे, ये भी कर सकते हो। यस सर। यस सर। और ऐसा हो रहा है कि नहीं माइक्रोफोन लगाए हैं तो सर जो पढ़ा रहे हैं 50 मिनट हम बैठेंगे और सुनेंगे। यस सर, जब नीड्स होगा तो सर इसको यूटिलाइज करेंगे सर। करेंगे आप चीजों को देखने का। कुछ लोग बोलेंगे अरे वर्चुअल क्लास में क्या है सर, वहां से बताते हैं हम माइक्रोफोन में सुनेंगे तो हम इंटरेस्ट होता है नहीं होता है। दूसरा क्या बोल सकता है उसी चीज को कि नहीं अगर ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो पीपीटी शेयर होता है, उसमें जो रहता है सर समझा रहे हैं, हम उससे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, अगर हम आधा घंटा सुनेंगे तो कुछ ना कुछ हमको फायदा होगा, हम समझेंगे, कुछ क्वेरी कर सकते हैं। तब एक ही सिचुएशंस को यस दो सर। डिफरेंट व्यू से देखा, एक ने पॉजिटिव देख रहा है और एक निगेटिव देख रहा है। यस सर। हाँ यही है, जैसे मैंने बोला एक गिलास में आधा वाटर पानी भरा, इसमें एग्जांपल भी दिया, कोई बोला कि सर ये आधा खाली है, तो खाली आप उसको क्यों देख रहे हैं, आप ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि आधा भरा हुआ है। यही हुआ पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक इंफॉर्मेशन। गेटिंग सर ओके सर, थैंक यू सर। टाइम हो गया सर। थैंक यू सर। ओके चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
मुखिया जी तो है।